गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब उड़ान 100 एक्सपर्ट पर। मैं सत्येंद्र कुमार। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास, और जिसमें कि मैंने आपको बेसिक चीज़ों से शुरुआत की थी और जिसमें मैंने आपको बताया विदेशी आक्रमण, यानी भारत में किस प्रकार से विदेशी आक्रमण हुए, और जिसमें मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था अरबियों का आक्रमण। और अरब आक्रमणकारियों में जो सबसे पहले व्यक्ति आया था वो हमारे मोहम्मद बिन कासिम, जो कि सफल आक्रमणकारी रहा। और इसी के साथ साथ हम जो आगे की वीडियो में आपको बताने वाला था, जिसमें कि मैंने आपको कई सारे पॉइंट्स बताए थे, जिसमें कि चाहे वो आपका अरब मोहम्मद बिन कासिम रहा हो, मोहम्मद बिन कासिम रहा हो, या फिर मोहम्मद बिन कासिम के साथ साथ और भी कई सारे व्यक्ति हैं। जैसे कि हम बात करते हैं उबैदुल्ला है, उबैदुल्ला, और इसी के साथ साथ एक व्यक्ति और थे बुदेल। तो ये तीन आक्रमणकारी जो रहे, ये तीनों जो है कि हमारे अरबी आक्रमणकारी थे, तीनों ही हमारे अरबी आक्रमणकारी थे। और जिसमें कि 711 ईस्वी के दौरान, 711 ईस्वी में उबैदुल्ला और बुदेल, इन दोनों व्यक्तियों ने भारत पर यानी सिंध पर आक्रमण किया। लेकिन ये दोनों ये कैसे रहे? असफल रहे, असफल आक्रमणकारी। लेकिन कुछ समय बाद, यानी एक वर्ष बाद ही, यानी एक वर्ष के बाद में ही तुरंत जो है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध और मुल्तान पर आक्रमण कर उसे विजित किया, विजय प्राप्त की, और यहाँ से कई सारी चीज़ों को जो है कि अपने देश में लेकर के गया, और हमारे देश से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा। और इसी प्रकार से भारत में कई विदेशी आक्रमण हुए, और जिसमें कि सबसे पहला विदेशी आक्रमण था वो अरबियों का आक्रमण था। आक्रमण तो कई अरबियों ने ही नहीं, बल्कि जब हम प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं तो प्राचीन इतिहास के साथ में भी हम जो है कि कई सारे ऐसे आक्रमणकारी हैं जो कि भारत पर आक्रमण करते आ रहे थे। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर प्राचीन इतिहास की बात की जाती है तो साइरस है, डेमेट्रियस है, डायमेकस था, सिकंदर है। तो इन प्रकार के ये सभी यूनानी आक्रमणकारी थे, यूनानी आक्रमणकारी, ईरानी आक्रमणकारी, अरबी आक्रमणकारी, और अंत यानी कि उसके बाद आते तुर्की आक्रमणकारी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो बताया था कि अरब वासियों ने किस प्रकार से भारत पर आक्रमण किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा। शुरुआत में मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो हमारी अपलोड हुआ उसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से अरबियों ने भारत पर आक्रमण किया और उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या रहा। जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो किसी भी देश पर या किसी भी कारणवश अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो किसी भी चीज़ को अगर आक्रमण करना चाहता है तो उसका कुछ ना कुछ मेन मोटिव होता है, कोई ना कोई मुख्य उद्देश्य है। और यही कारण था कि अरबियों ने भी भारत पर अपने उद्देश्य को बनाए रखने के लिए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अरबियों ने भारत पर आक्रमण किया। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? केवल अरब को संपन्न बनाना, यानी कि अरब राज्य को संपन्न बनाना। संपन्न का मतलब है कि हर चीज से इसे सर्व संपन्न बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो यही सारी चीजें जो है कि अरब वासियों ने की। अब अरबियों के बाद भारत में जो अगले आक्रमणकारी हुए वो थे तुर्की आक्रमणकारी। तो आज जो हमारा इस वीडियो में जो हमारा पॉइंट्स है, जो टॉपिक रहेगा वो है तुर्की आक्रमणकारी, भारत में तुर्कियों का आक्रमण, भारत में तुर्कियों का आक्रमण, भारत पर तुर्की आक्रमण, भारत पर तुर्की आक्रमण। जैसा कि हम सभी को पता है कि किसी भी आक्रमण के लिए
कोई ना कोई एक मुख्य उद्देश्य होता है, और यही रीजन होता है कि हम लोग जो है कि किसी दूसरे देश पर आक्रमण करते हैं। या तो हमें उस पर अधिकार करना होता है, या हम उससे कुछ चीजें प्राप्त करना चाहते हैं। तो यही चीजें थी जो कि तुर्कियों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। शुरुआत में यानी कि जो शुरुआती आक्रमणकारी हुए, जैसे कि हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो आक्रमणकारी रहा जो कि भारत में आक्रमण करता है, वो है आपका अलप्तगीन। अलप्तगीन ये पहला तुर्की आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया, जिसने भारत पर आक्रमण किया। और अलप्तगीन जो है यहां पर एक दास हुआ करता था, गुलाम। दास मतलब गुलाम, यह एक गुलाम था। अब सबसे पहले यानी कि जो तुर्की हुआ करते थे, ये जो तुर्की थे, ये चीन के, जो हमारा चीन है, तो पश्चिमी चीन की एक जाति हुआ करती थी, पश्चिमी चीन। तो पश्चिमी चीन की एक जाति थी जिसे कि हम तुर्क कहते हैं। यानी कि जो तुर्की थे वो पश्चिमी चीन के एक जाति थी जो कि तुर्क जाति से संबंधित थी, तुर्क जाति से। और इसी समय पर एक यहां का एक राजा, एक व्यक्ति था अलप्तगीन, जो कि एक वंश से संबंधित रहा। यानी कि अब जैसे कि हमारा भारत प्रांत है, ठीक उसी प्रकार से चीन भी एक प्रांत हुआ करता था। और यहां पर अनेक प्रकार के कई सारे लोग जो है कि यहां पर कई प्रकार के साम्राज्य और राज्य हुआ करते हैं। जैसे कि जब हम भारत में बात कर रहे थे तो जैसे हम पढ़ते हैं महाजनपद काल, तो जिस प्रकार से महाजनपद काल में अनेक जनपद, महाजनपद काल में अनेक जनपद और उसमें अलग अलग वंश के राजाओं का उदय हुआ, ठीक उसी प्रकार से पश्चिमी चीन में भी राजवंश का उदय हो रहा है। पश्चिमी चीन में भी हमारे राजवंशों का उदय हुआ। और इसी में एक वंश था हमारा जिसे हम कहते हैं भाई गजनी वंश, गजनी वंश या गजनी साम्राज्य। गजनी साम्राज्य का जो पहला शासक रहा वो है अलप्तगीन। गजनी वंश का जो पहला शासक था वो था हमारा अलप्तगीन। और गजनी वंश, और गजनी वंश यानी गजनी साम्राज्य, और ठीक इसी प्रकार से यानी गजनी साम्राज्य। अब यहां पर ये हमारा क्या है, अभी मैंने आपको शुरुआत में जैसे कि पहले मैंने बताया कि अलप्तगीन जो है कि दास था। कौन है भाई? दास है, यानी कि गुलाम है। अब ये गुलाम था किसका? जैसे कि गजनी वंश है, गजनी वंश का शासक तो रहा है, लेकिन अब गजनी वंश से पहले भी एक वंश हुआ और वो था आपका सामानी वंश। सामानी वंश ये था हमारे चीन का एक प्रमुख वंश है, सामानी वंश। और जिसका कि जो राजा है, इसका जो राजा है वो था अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक जो है कि सामानी वंश का राजा है। और इसका एक गुलाम था और वो था भाई अलप्तगीन। इसका जो गुलाम है वो कौन है? अलप्तगीन। अब अब्दुल मलिक के राजा यानी जब इसकी मृत्यु हुई, यानी अब्दुल मलिक की जब मृत्यु हुई तो अलप्तगीन ने एक नए वंश का निर्माण किया और वो है हमारा गजनी वंश। क्या बना? गजनी वंश। और गजनी वंश ने अब राजा कौन बनेगा भाई? अलप्तगीन। अब राजा कौन है? अलप्तगीन जो है कि राजा बनता है। अब अलप्तगीन ने भारत के, अलप्तगीन ने सुना कि अरबियों ने भारत पर आक्रमण कर
अपने देश को संपन्न बनाया है, यानी अपने देश का विकास कर लिया इन्होंने। यानी भारत से कई सारी जो लूटा हुआ धन, जो भी इन्हें धन प्राप्त हुआ, वो सारा का सारा जितना भी लूटा हुआ धन था वो उन्होंने अपने देश की प्रगति में लगाया। अब ये बात जब अलप्तगीन को पता चलती है तो अलप्तगीन भी जो है कि भारत पर आक्रमण करने की योजनाएं बनाने लगा, यानी भारत पर आक्रमण करने की योजनाएं बनाने लगा। और इसी बीच में अलप्तगीन के द्वारा ही 986 ईस्वी के दौरान 986 ईस्वी के दौरान भारत पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया। और भारत का, यानी जो भारत का जो हिंदू राजा है, कौन है? हिंदू राजा। और हिंदू राजा जयपाल पर आक्रमण करता है, लेकिन यह क्या होता है? असफल हो जाता है। यानी 986 ईस्वी के दौरान ये आक्रमण तो करता है, लेकिन कैसा आक्रमण करता है भाई? असफल आक्रमण करता है। यानी भारत की सीमाओं तक पहुंच जाता है, लेकिन सीमाओं के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता, सीमाओं के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। देखिए भाई, इतिहास जो है एक ऐसा विषय है कि आप इसमें जितना अंदर जाओगे और जितनी गहराइयों के अंदर हम पढ़ेंगे, तो टेंशन मत लीजिए भाई। ये जो बैच है, यानी ये जो वीडियो है, मैं जो भी आपके सामने जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं, आप इसे जो है कि यूपीएससी लेवल तक जो है कि हम इसे लेकर के जाएंगे। और यहां से चाहे वो आपका एसएससी हो, सीजीएल हो, कोई भी परेशानी हो, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। इस बात के निश्चिंत रहिएगा कि इतिहास में या जीएस में कैसा भी कोई भी पॉइंट्स हो, वो साथ के साथ हम क्लियर करते रहेंगे। और जैसे कि हम अभी फिलहाल हमारा इतिहास चल रहा है, और उसके बाद में जब हम इतिहास से रिलेटिव और भी कई सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि हमारा अरबी आक्रमणकारी जैसे कि हमने कंप्लीट किया, तो अगली वीडियो में जो है कि अरबी आक्रमणकारियों के जो है कि इसमें हम जो है कि क्वेश्चन पुटअप्स लगाएंगे, क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे। और जैसे कि हम प्रैक्टिस सेट के तौर पर, तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए नई नई चीज़ें हम लेकर के आने वाले हैं। और साथ ही साथ इतिहास के साथ साथ मैं अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है, तो उसमें हम जो है कि बहुत जल्द हम साइंस लेक्चर को भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो साइंस लेक्चर को भी स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि आपको जहाँ तक है कि हमारा वीडियोज़ जो है कि आप देखते ही हैं, और साथ ही साथ में जब देखते हैं तो भाई लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी किया करो। ज़रूरी नहीं है, अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर भी कर दिया करो, अच्छी लगती है तो ही करना भाई, ठीक है? ज़बरदस्ती नहीं करनी। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स जो है कि हम लोग, तो इस प्रकार से भाई अलप्तगीन ने भारत पर आक्रमण कर लिया, लेकिन ये क्या हुआ? असफल हो जाता है। अब अलप्तगीन के बाद भारत में, अलप्तगीन के बाद अगला आक्रमणकारी जो होगा वो कौन है? सुबुक्तगीन है। कौन है? सुबुक्तगीन। अगला आक्रमणकारी जो रहा वो है सुबुक्तगीन। देखिए, शुरुआत मैंने आपको बताया कि अलप्तगीन जो है कि किसका गुलाम था भाई? अब्दुल मलिक का। अलप्तगीन जो है कि किसका गुलाम है? अलप्तगीन भाई किसका गुलाम है? ये अब्दुल मलिक। गुलाम किसका है? अब्दुल मलिक। अब अलप्तगीन का भी एक गुलाम है, अलप्तगीन का भी एक गुलाम था, और वो कौन है? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन है, सुबुक्तगीन है। ये किसका गुलाम था? अलप्तगीन का। ये किसका गुलाम रहा? अलप्तगीन का गुलाम। अब सुबुक्तगीन का एक पुत्र था, इसका ज्येष्ठ पुत्र हम कहें। सुबुक्तगीन के 3 पुत्र थे, और जिसमें कि इसका जो सबसे बड़ा पुत्र था, जो ज्येष्ठ पुत्र था, वो था महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी को सुनते ही
हमें तुरंत जो है कि कई सारे आक्रमण याद आते हैं जो कि महमूद गजनवी ने भारत पर किए। माना जाता है, इतिहासकारों के द्वारा यह कहा गया है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए। 17 आक्रमण किए और इन 17 आक्रमणों में जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण रहा वो है सोमनाथ मंदिर का आक्रमण। सोमनाथ मंदिर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर आक्रमण। तो ये सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था महमूद गजनवी का, और जिसने कि लगभग 1025 ईस्वी को ये आक्रमण किया। 1025 ईस्वी में ये आक्रमण किया, जो कि भारत में 16वां आक्रमण था महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण था। तुर्कियों में जो सबसे अहम भूमिका निभाई वो महमूद गजनवी की है। किसकी है? महमूद गजनवी की है। अब महमूद गजनवी जो है कि 997 ईस्वी को कहां का राजा बनता है? गजनी का। गजनी का राजा बनता है। भाई राजा क्यों बना? क्योंकि भाई 900 सुबुक्तगीन, जब 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु होती है तो इसके बाद जो इसका पुत्र था महमूद गजनवी, तो ये बना भाई गजनी का शासक। कहां का शासक बना? गजनी का शासक बना। 997 ईस्वी में ये गजनी का शासक बनता है और लगभग 1000 ईस्वी को 1000 ईस्वी को महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। और ऐसे कई आक्रमण किए महमूद गजनवी ने, और जो कि सबसे पहला जो आक्रमण रहा, मैं यहां जो है कि इसके आक्रमण में आपको दर्शा देता हूं, क्योंकि इसने 17 आक्रमण किए हैं और वो सारे के सारे आक्रमण जो है कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। और जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो है वो है सोमनाथ मंदिर का आक्रमण 1025 में। पहला आक्रमण इसने किया 1000 ईस्वी में, और कहां है? पंजाब। कहां किया है भाई? पंजाब में। और राजा कौन है? जयपाल। राजा कौन है? जयपाल। अब 1001 ईस्वी को इसने पुनः आक्रमण किया पेशावर। कहां आक्रमण किया? पेशावर पर। पेशावर। अब यहां पर जो हिंदू राजा है, यहां पर जो राजा था वो भी कौन है? जयपाल ही है। कौन है? जयपाल ही है। और इस प्रकार से महमूद गजनवी ने अनेक यानी कि 17 आक्रमण किए भारत पर। और तीसरा आक्रमण जो था इसका वो था बठिंडा। कहां किया है? बठिंडा। और यहां के जो राजा थे वो थे विजयराज। राजा कौन थे? विजयराज। यहां का जो राजा था वो था भाई विजयराज। अब लगातार आक्रमण नहीं किए इसने। पहला आक्रमण 1000 में किया, दूसरा आक्रमण 1001 में किया, तीसरा आक्रमण जो था इसका 1005 ईस्वी को किया गया बठिंडा के राजा विजयराज पर। कहां के राजा? बठिंडा के राजा विजयराज पर आक्रमण किया जाता है। और इसी प्रकार से निरंतर भारत में इसने 17 आक्रमण किए। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण रहा वो है 1008 ईस्वी। 1008 ईस्वी।
8 ईस्वी को आक्रमण किया गया, और वो आक्रमण कहां पर किया गया भाई? मुल्तान पर। मुल्तान। और राजा कौन था भाई? सुखपाल। राजा कौन है? सुखपाल। अब ये सारे के सारे आक्रमण, हम यहां एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि भाई ये सारे के सारे जो आक्रमण हुए वो किस प्रांत पर हैं? सिंध प्रांत पर। और वर्तमान में ये सभी स्थान कहां हैं? पाकिस्तान क्षेत्र में हैं। बठिंडा को छोड़ दें अगर हम, तो ये सभी स्थान प्रेजेंट टाइम में कहां हैं? पाकिस्तान। तो भाई पेशावर, रावलपिंडी एक्सप्रेस, कराची से होते हुए हम पेशावर तक जाते हैं, जो कि इतिहास में आपने एक शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा, और जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई जिसने जो कि शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण किया, जो कि दिल्ली से पेशावर तक जाता, और जो कि प्रेजेंट टाइम में किस नाम से जाना जाता है? NH1 NH2, यानी नेशनल हाईवेज। जो हमारा नेशनल हाईवेज 1 है वही हमारा जो है कि ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे हम GT रोड के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी हमारे जो है कि इतिहास के ही पहलू हैं, जो कि हमारे ये पाकिस्तान तक जो सड़क जाती है, तो ये हमारे इसका निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने। और इसी प्रकार से, और इसका जो सबसे प्रसिद्ध युद्ध था, आक्रमण है, वो है 1025 ईस्वी गुजरात। 1025 ईस्वी गुजरात, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर को लूटना। अब जब इसने 1025 ईस्वी को सोमनाथ पर आक्रमण किया, तो यहां पर जो हिंदू राजा था वो था भाई भीमदेव। हिंदू राजा कौन है? भीमदेव जो है कि यहां पर हिंदू राजा है। अब सोमनाथ मंदिर के बारे में हमें अनेक प्रकार की जानकारी यहां है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा जो सोमनाथ मंदिर है वो भारत का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। सोमनाथ मंदिर जो है भारत का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर है। और इस मंदिर के बारे में यह कहा गया है कि इस मंदिर का निर्माण कई बार पुनः निर्माण हुआ है, अनेक बार इसे तोड़ा गया है, और अनेक बार जो है कि इसका निर्माण किया गया है। जैसे कि जब भाई महमूद गजनवी आया, तो महमूद गजनवी जब भारत में आया, तो इतिहास में यह कहा जाता है कि जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तो इस समय पर महमूद गजनवी जो है कि अपने साथ 5000 सिपाहियों को लेकर के पहुंचा। कितने सैनिक लेकर के पहुंचा? 5000 सैनिक लेकर के जो है कि भीमदेव पर आक्रमण करता है। और जब इसे ये पता चला कि भाई गुजरात में एक शिव मंदिर है और जिसमें कि अत्यधिक मात्रा में धन छुपा हुआ है, यानी अत्यधिक मात्रा में सोना चांदी जेवरात कई सारे अत्यधिक मात्रा में धन है, तो उसने जो है कि तुरंत जो है कि अपना रुख बदला और तुरंत सोमनाथ मंदिर को लूटने का कार्य शुरू किया। और जिस समय सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया महमूद गजनवी ने, तो इतिहासकारों के द्वारा यह कहा जाता है कि इस समय पर जब इसने आक्रमण किया तो यहां 50,000 लोग जो है कि उपस्थित थे। 50,000 लोग यहां उपस्थित थे, और जिसकी हत्या, उन सभी की हत्या जो है कि महमूद गजनवी के द्वारा या महमूद गजनवी के सैनिकों के द्वारा कर दी गई। यानी 50,000 लोगों की हत्या की थी महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी के दौरान। 1025 ईस्वी के दौरान 50,000 लोगों की हत्या की, और लगातार 15 दिनों तक जो है कि सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। इतिहासकारों का यह मानना है कि 15 दिन की लूट के बाद भी महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर को पूरी तरीके से नहीं लूट सका।
इतना धन जो है कि यहां पर मौजूद था सोमनाथ मंदिर में। जो वर्तमान सोमनाथ मंदिर है, जो अगर हम बात करते हैं तो जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारा सोमनाथ मंदिर है, इसे बनाने का जो श्रेय है, या प्रेजेंट टाइम में जो सोमनाथ मंदिर हम देखते हैं, वो जो वर्तमान में जो सोमनाथ मंदिर बना हुआ है, इसे बनाने का जो श्रेय जाता है वो हमारे आर्किटेक्ट प्रभास शंकर को जाता है। यानी कि जो वर्तमान में, जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारा सोमनाथ मंदिर बना हुआ है, या हम कह सकते हैं कि भाई जो सोमनाथ मंदिर है, इस सोमनाथ मंदिर का जो डिजाइन बना करके तैयार किया, जो वर्तमान डिजाइन है वो किसने बना करके तैयार किया है? प्रभास शंकर के द्वारा। प्रभास शंकर ने जो है कि वर्तमान सोमनाथ मंदिर का डिजाइन बना करके तैयार किया है, और 8 दिसंबर 1995 में, 8 दिसंबर 1995 ईस्वी को भारत के राष्ट्रपति, तो भाई 1995 में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? ये मेरा प्रश्न है, और इसका उत्तर आप जो है कि कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे दीजिए। और वैसे तो मैं आपको बता ही देता हूं कि भाई 1995 में जो हमारे राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। कौन है? शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा ये हमारे वर्तमान राष्ट्रपति थे 1995 में, और जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को जो है कि भारतीय धरोहर को सौंप दिया, यानी बनवा करके। तो सोमनाथ मंदिर का जो इतिहास है, अनेक बार इसे तोड़ा गया है और अनेक राजाओं के द्वारा इसे बनाया गया है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि भाई शुरुआत में इस मंदिर को जो है कि वल्लभी नामक, जो है कि वल्लभी के कुछ राजा थे, मैत्रक, वल्लभी राज्य के एक राजा हुआ करते थे, जो जिनका नाम था भाई मैत्रक, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराया। पुनः निर्माण यानी टूटने के बाद जब महमूद गजनवी ने इसे तोड़ दिया, तो इसका जो पुनः निर्माण कराया वो किसने कराया? वल्लभी राजा मैत्रक के द्वारा जो है कि इसे पुनः निर्माण कराया गया। और इसके बाद भी, यानी कि इसके बाद में जब सोमनाथ मंदिर को लूटा गया, तो भी और भी कई सारे राजाओं ने एक, जैसे कि भाई अभी यहां पर कौन है? महमूद गजनवी। अब इसके बाद एक व्यक्ति और आया, और वो था भाई जुनैद। दूसरा व्यक्ति कौन है? जुनैद। जुनैद ने भी इसे जो है कि तोड़ दिया गया, सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। और इसके बाद में तो मैत्रक ने इसका पुनः निर्माण कराया। और जब हम बात करते हैं भाई 1706 ईस्वी के दौरान, 1706 ईस्वी, तो भाई 1706 ईस्वी में हम क्या पढ़ रहे थे? 1706 ईस्वी में जो हम पढ़ते हैं, क्या चल रहा है भाई? मुगल काल चल रहा है। क्या चल रहा है हमारा? मुगल काल। और 1706 ईस्वी में यहां पर मुगलों का राजा कौन होगा? औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब है। 1706 ईस्वी में जो हमारा मुगल बादशाह है वो कौन है? औरंगजेब है। और इसने भी 1706 ईस्वी को सोमनाथ मंदिर को लूटा। इसने भी सोमनाथ मंदिर को लूटा। तो सोमनाथ मंदिर जो है कि कई बार लूटा गया है, और उसे कई बार जो है कि दोबारा उसका निर्माण किया गया है। पुनः निर्माण के लिए जो एकमात्र, अगर हम बात करते हैं कि भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे कई बार तोड़ा गया है और जिसका कई बार पुनः निर्माण किया गया है, तो ये था हमारा सोमनाथ मंदिर।
अब इसके बाद में जब 1025 ईस्वी के दौरान सोमनाथ मंदिर को लूटा गया महमूद गजनबी के द्वारा, तो ये यहां पर हमारे जो राजा थे भीमदेव, जो कि 16वां आक्रमण था हमारे महमूद गजनबी का, 16वां आक्रमण रहा है महमूद गजनबी का। अब इसके बाद में अंतिम आक्रमण जो रहा महमूद गजनबी का वो रहा है जाटों के विरुद्ध, जो कि 1027 ईस्वी को किया गया। 1027 ईस्वी को जो है कि जाट राजाओं के मध्य जो है कि महमूद गजनबी ने उन पर आक्रमण किया। कारण क्या रहा भाई? अभी तक हमें यह पता है कि भाई महमूद गजनबी भारत में आया और उसने केवल लूटपाट करने के लिए ही अपने सभी आक्रमण किए। इतिहास में महमूद गजनबी जो है कि उसने कभी भी ये सोचकर आक्रमण नहीं किया कि मुझे भारत पर अधिकार करना है। उसका केवल एक ही उद्देश्य रहा कि मुझे भारत से केवल लूटपाट करनी है, यहां से मुझे जितना भी धन प्राप्त हो रहा है या जो भी धन प्राप्त होगा वो सारा का सारा मैं यहां से लेकर जाऊंगा और अपने प्रदेश गजनी में इसका प्रयोग करूंगा। तो कहां इसका प्रयोग किया जा रहा था? गजनी में, क्योंकि भाई राजा कहां का है? गजनी प्रदेश का राजा था हमारा महमूद गजनबी। और इसने जो है कि अपने राज्य को संपन्न बनाने के लिए भारत से आक्रमण किए और यहां से जो भी धन प्राप्त हुआ वो सारा का सारा धन कहां लगाया? गजनी प्रदेश में। तो ये थे हमारे महमूद गजनबी के बारे में। तो महमूद गजनबी के बारे में और भी कई सारी चीजें हैं कि महमूद गजनबी के बारे में यह कहा जाता है कि इसके साथ साथ अनेक विद्वान जो है कि भारत में लौट आते हैं, अनेक विद्वान भारत में आते हैं, और जिसमें कि सबसे श्रेष्ठ माना गया है अल-बरूनी, जो कि सबसे श्रेष्ठ विद्वान था अल-बरूनी। और अल-बरूनी एकमात्र ऐसा मुस्लिम है जिसने कि सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया, यानी कि जो हमारे भारतीय संस्कृति के जो पुराण हैं, जो हमारे पुराण हैं, उन सभी का यानी उन सभी पुराणों को जो पढ़ने वाला पहला मुस्लिम है वो कौन है? अल-बरूनी है। कौन रहा है? अल-बरूनी, जिसने कि भारत में आकर के अनेक किताबें लिखी और जिसने प्रत्येक यानी महमूद गजनबी के सोमनाथ मंदिर के आक्रमण का उल्लेख जो है कि अपनी किताबों में किया है। जैसे कि भाई अल-बरूनी ने किताब उल हिंद, तहकीकात ए हिंद, ऐसी अनेक प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं और जिसमें कि महमूद गजनबी के समस्त आक्रमणों का उल्लेख किया है। तो ये था हमारा महमूद गजनबी, और जो कि 1030 ईस्वी के दौरान ये इसकी मृत्यु हो जाती है। भाई सभी को पता है कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, इसने अगर जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु तय है, मरना तो उसे है ही, चाहे वो कैसा भी कितना भी काम कर ले या कितना भी धन इकट्ठा कर ले, लेकिन उसकी मृत्यु तय है। तो अब 1030 के बाद ये भी मर गया, महमूद गजनबी की भी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही महमूद गजनबी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद भारत में हिंदू राजाओं का जो वर्चस्व था वो फैलने लग गया, यानी कि अब भारत में तुर्कियों का आना हो गया बंद। यानी अब भारत में विदेशी आक्रमण हो रहे थे लेकिन तुर्की राजाओं की तरफ से नहीं। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो हमारा पश्चिमी चीन था, जो हमारा पश्चिमी चीन था, अब इस पश्चिमी चीन से भारत आने के लिए लोग जो है कि घबराने लगे कि अब हम जो है कि भारत में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई महमूद गजनबी ने लूटा, साथ ही साथ हमारे विजयराज और सुखपाल, जयपाल, कई सारे हिंदू राजा, अब इन सभी ने क्या किया? एक होकर के काम करना शुरू कर दिया। और जिसका महत्व और इसका सही प्रयोग कहां देखने को मिलेगा हमें? जब हम मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय पर, जब पृथ्वीराज चौहान और हमारे जयचंद, जयपाल, पाल, गोपाल, इन सभी राज्यों के जो जितने भी राजा थे, इन सभी राजाओं को इसको सहयोग प्राप्त होगा, और जो कि अंत में जाकर के मोहम्मद गौरी भारत में जो है कि एक नए युग की स्थापना करेगा, जिसे हम कहेंगे भाई दिल्ली सल्तनत। उसे हम क्या कहेंगे? दिल्ली सल्तनत।
तो ये था महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी के साथ साथ हमारा जो उद्देश्य आक्रमणकारी जो थे, जिनका केवल उद्देश्य क्या रहा, लूटपाट करना, केवल लूटपाट करना। क्योंकि महमूद गजनवी तक भारत में जितने भी तुर्की शासक हुए, इनका केवल एक ही उद्देश्य था, भारत में लूटपाट करना, केवल लूटपाट। इन्होंने अभी तक भारत पर अधिकार नहीं किया है। लेकिन जो अब अगला जो शासक रहेगा, जो कि हम मोहम्मद गौरी की बात कर रहे हैं, मोहम्मद गौरी जो है शुरुआत से ही उसका जो पहला आक्रमण था, उस पहले आक्रमण से ही उसका एक ही उद्देश्य था, और वो क्या है कि हमें भारत पर शासन चलाना है, अधिकार करना है। अब मोहम्मद गौरी भारत में क्यों आया है? मोहम्मद गौरी जो है कि भारत में क्यों आएगा? केवल और केवल अधिकार करने के लिए, क्योंकि इसे जो है कि भारत में मुस्लिम सत्ता को स्थापित करना है, भारत के अंदर मुस्लिम सत्ता को स्थापित करना है। ठीक है, तो यह है हमारा मोहम्मद गौरी। तो आज हम जो है कि हमारे इस वीडियो में मैंने आपको केवल भारत के केवल जो तुर्की आक्रमणकारी जो हैं, केवल उनका निर्माण किया है, जो कि केवल और केवल जिनका उद्देश्य केवल भारत पर लूटपाट करना है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करेंगे वो है हमारा मोहम्मद गौरी, और जो कि भारत पर केवल आधिकारिक तौर पर शासन को चलाएगा। और जैसे हम मोहम्मद गौरी को फिनिश करेंगे, यहां पर हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसे हम कहेंगे दिल्ली सल्तनत। और इतिहास का सबसे मेन टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, जहां से प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है दिल्ली सल्तनत से। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो में। और यही सारी हमारी वीडियो जो है कि जैसे भी हम जितनी भी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। और इन सारी चीज़ों को जो भी वीडियोस में आपको समझ में ना आ रहा हो, आप हमें कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हो। वीडियो को जितना देखोगे आप, उतना समझ में आएगा। एक बार देखने से समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा रिपीट कीजिए, दोबारा से सीखिए। चीज़ों को रिपीट करने से ही चीज़ें समझ में आएंगी और तभी समझ में आएगा। और जहाँ तक है, मैं अपनी वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करके चलता हूँ, सारी की सारे टॉपिक जो है कि टॉपिक जितना भी कोई भी समस्या हो, चाहे वो लैंग्वेज वाइज समस्या हो या राइटिंग वाइज समस्याएं हों, जो भी कैसी भी समस्या हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में हम रहेंगे, जिसे हम मोहम्मद गौरी के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।